करीब 2 दिन हिंसा की आग में झुलसने के बाद नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और युवाओं की अनदेखी जैसे मुद्दों को लेकर भड़की हिंसा ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। लेकिन तख्ता पलट के बाद भी अब हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आर्मी ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और लूटे गए हथियार, विस्फोटक बरामद किए हैं। नेपाल में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी इमारतें सभी को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग दुकानों और मॉल में लूटपाट करते दिख रहे हैं। जिसे जो हाथ लगा वो लेकर चलता बना। कोई कपड़ा तो कोई शराब तो कोई और कुछ। लोगों ने पुलिस के हथियार तक लूट लिए। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब जगह जगह सेना द्वारा छापेमारी का सिलसिला जारी है। कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। काठमांडू से लेकर वीरगंज तक अराजक हुए आंदोलनकारियों ने लोकतंत्र की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हालांकि अब आंतरिक सुरक्षा की जो कमान है खुद सेना ने संभाल ली है। अराजक तत्वों पर नकेल भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इससे पहले नेपाल में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। संसद भवन से लेकर ओली के इस्तीफे तक नेपाल में 2 दिन में जो जख्म झेले हैं उनके अब निशान ही दिखाई दे रहे हैं। नेपाल की राजनीति मानो अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी रही जहां से निकलना पिछले 17 सालों में किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। कारण 2008 में राजतंत्र खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज जरूर निकला, मगर राजनीतिक स्थिरता अब तक मृत तृष्णा ही बनी हुई है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आगे अब क्या? क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है। जो तस्वीरें हैं जो लगातार आ रही हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश नेपाल पिछले 3 दिन से आंदोलन की आग में सुलग रहा है। जेनजी के आक्रोश में ओली की सत्ता और करीब 2 दशक की लोकतांत्रिक व्यवस्था घुटनों पर आ गई। जेनजी का आंदोलन तख्ता पलट के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ सोमवार से शुरू हुआ जेनजी का प्रदर्शन राष्ट्रीय क्रांति में बदला। हालात अब भी खराब है। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है और सड़कों पर अराजकता का माहौल दिखा। प्रदर्शनकारियों ने पूरे काठमांडू पर कब्जा किया। सेना ने हिंसा और आगजनी पर काबू पाने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगाया। हालांकि नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब सेना ने कानून व्यवस्था की कमान संभाल ली है। काठमांडू की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उतरी हैं। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर आर्मी का कंट्रोल है और सभी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इस्तीफे के बाद पीएम केपी ओली अज्ञात जगह पर भेजे गए हैं। आंदोलनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की अपील की है। नेपाल में युवाओं के व्यापक विद्रोह की वजह से वहां का माहौल काफी अराजक और तनावपूर्ण बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वहां की मौजूदा हालात को बयां करती हैं। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेता पद से इस्तीफा देकर अंडरग्राउंड है। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत
समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछु। नेपाल के इस नागरिक विद्रोह से भारत समेत तमाम पड़ोसी देश चिंतित हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीते 4 से 5 सालों में भारत के पड़ोसी देशों में तख्ता पलट जैसे हालात क्यों बने। नेपाल से पहले भारत के 2 पड़ोसी देशों श्रीलंका और बांग्लादेश में भी युवाओं के गुस्से ने सत्ता को हिला दिया था। भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या हालात बने, डालते हैं उन पर एक नजर। श्रीलंका में आर्थिक संकट। साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट में डूबा। विरोध में बड़े प्रदर्शन हुए जो जन आंदोलन बने। लाखों लोग राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। आगजनी, राष्ट्रपति आवास, संसद, सभी जगहों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ। मई 2022 में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को आधी रात में देश छोड़कर मालदीव भागना पड़ा। बांग्लादेश में गिरी हसीना सरकार। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की वजह से हसीना सरकार गिरी। बांग्लादेश में साल 2024 में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम तक कहा गया। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और आरक्षण नीति पर असंतोष पनपा। प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हुआ। सरकार ने गोलीबारी के आदेश दे दिए। फायरिंग में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। अफगानिस्तान, काबुल पर तालिबान का कब्जा। नेपाल जैसे हालात साल 2021 में अफगानिस्तान में भी पनका। तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में सेना की कमजोरी, भ्रष्टाचार, अमेरिका सेना की वापसी विद्रोह की वजह बने। अफगानिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट में डूबा है, लेकिन तालिबान का राज अब भी कायम है। आगजनी और हिंसा के दौरान 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वहाँ की सियासी जमीन हिला दी है। यहाँ हालात कब तक काबू होंगे, स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत की नजर भी अपने इस पड़ोसी देश पर लगातार टिकी है। वहाँ लाखों भारतीय रहते हैं जो इस अराजक स्थिति में घर वापस आना चाहते हैं। भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। बिगड़ती स्थिति और लगातार बढ़ती हिंसा ने इन परिवारों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में मौजूद भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन भारत की राजनीति में नेपाल में बवाल को लेकर राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं हैं और नेपाल में तख्ता पलट को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। नेपाल के बारे में हम कल तो फॉरेन सेक्रेटरी से भी बात की। हम ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे जो हमारे लोग भारतीय लोग फंसे हुए हैं, सड़कों पे फंसे हुए हैं, टूरिज्म में जाकर वो अपने एरिया में फंसे हुए हैं, तो उनको सब लाने की जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्ट्री की होती है, गवर्नमेंट की होती है। वो सबको लाने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और क्योंकि बाहर के कोई विमान वहां पर उतर नहीं सकते और वहां से रनवे भी को अलाउ नहीं करते, तो ये काम उनका है। जल्द से जल्द हमारे लोगों को भारत को लाके जहाँ वो रहे हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम वो करे, ये हमारी पहले से कहना है। एयरलाइंस वगैरह सस्पेंडेड हैं, तो उसमें समस्या तो होगी, लेकिन जितना भी सहयोग उनको मिल सकता है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उनको सहयोग मिलेगा। बस इतना ही है कि हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर शांति स्थापित हो और जो उनका अपना निर्णय है वो अच्छा निर्णय, दूरगामी निर्णय लेकर नेपाल को फिर शांति के पाथ पे वो लाएं और शांति के साथ वो अग्रसर होकर प्रोग्रेस कराएं। नेपाल की हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, हमारे संबंध हैं, बहुत करीब के संबंध हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो जाए। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में बीते सालों में अराजकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं।
युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। साफ है, नेपाल की हिंसा और तख्ता पलट के स्क्रिप्ट के पीछे की असली कहानी इससे कहीं गहरी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।